तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक पैराप्लेजिया। तो पैराप्लेजिया क्या है, देखिए पैराप्लेजिया पैरालिसिस का एक टाइप है। पैरालिसिस क्या है, देखिए देखिए हमारा बॉडी का दो फंक्शन होता है, एक तो सेंसरी फंक्शन, दूसरा है मोटर फंक्शन। तो इसके लिए सेपरेट सेपरेट नर्व है। जैसे हमारा सेंसरी ऑर्गन है, जैसे आंख, नोज, टांग, स्किन, ये सभी सेंसरी ऑर्गन से सेंस हमारा ब्रेन में पहुंचता है। सेंसरी नर्व के द्वारा हमारा ब्रेन पे सेंसेशन पहुंचता है। उसके बाद हमारा ब्रेन से एक सेंसेशन, मोटर सेंसेशन आता है हमारा हार ऑर्गन में, हार ऑर्गन का मसल पे आता है, जिसके कारण पे हम लोग हमारा मूवमेंट कर पाता है। तो ब्रेन से क्या होता है, सिग्नल आर्म में आता है, हार बॉडी ऑर्गन पे जाता है, उसके बाद हार बॉडी पार्ट ऑर्गन से वही सिग्नल हमारा ब्रेन पे पहुंचता है। और ये जो सिग्नल है आते जाते हैं, ये हमारा नर्व सिस्टम के द्वारा, नार्व के द्वारा जाता है। और यही नर्व सिस्टम का सबसे अच्छा, सबसे मेन फंक्शन करता है स्पाइनल कॉर्ड। जब यही स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर होता है, फ्रैक्चर होता है, किसी भी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होता है, तब यही सिग्नल ठीक से सिग्नल आना जाना इम्पेयर्ड हो जाता है। इसके कारण पे हमारा आर्म, हमारा किसी भी बॉडी पार्ट वीकनेस हो जाता है, और नहीं तो मूवमेंट नहीं कर पाता है, सेंसेशन लॉस हो जाता है, तो सेंसेशन से कुछ पता नहीं चलता है, तब इसको पैरालिसिस बोला जाता है। तो यही पैरालिसिस होने का बहुत सारा कारण है। तो पैरालिसिस अब एक हाथ में होता है, एक पैर पे होता है, तो पैरालिसिस जो जगह में होता है उसके हिसाब से पैरालिसिस का बहुत सारा टाइप है। जैसे पैरालिसिस का बहुत सारा टाइप है, जैसे हीमोप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, डाइप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया, ये सभी पैरालिसिस का एक एक टाइप है। तो आज हम लोग पैराप्लेजिया के बारे में जानेंगे। तो जो मोनोप्लेजिया है, मोनोप्लेजिया में क्या होता है, जब हमारा बॉडी का किसी भी पार्ट पैरालिसिस हो जाता है तब उसको मोनोप्लेजिया बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक हाथ में सेंसेशन नहीं होता है और मूवमेंट नहीं होता है, तो जब बॉडी का एक ही पार्ट पैरालिसिस हो जाता है तब इसको मोनोप्लेजिया बोल सकते हैं। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, यही रेड जो लेग है, एक ही पार्ट पैरालिसिस हो गया, जिसको मोनोप्लेजिया बोला जाता है। उसके बाद हीमोप्लेजिया, हीमोप्लेजिया में क्या होता है, हमारा बॉडी का एक साइड पैरालिसिस हो जाता है और एक साइड ठीक रहता है। एक साइड में सेंसेशन मूवमेंट रहता है और एक साइड में पैरालिसिस हो जाता है, सेंसेशन मूवमेंट नहीं रहता है। तो जब ऐसे ही एक साइड का बॉडी का एक ही पार्ट हमारा पैरालिसिस हो जाता है, तब इसको हीमोप्लेजिया बोला जाता है। उसके बाद डाइप्लेजिया, डाइप्लेजिया में क्या होता है, हमारा बॉडी का ऑपोजिट पार्ट पैरालिसिस हो जाता है। जैसे मान लीजिए पैर में पैरालिसिस हुआ तो दो पैर पैरालिसिस हो जाता है, हाथ में पैरालिसिस हुआ तो दो हाथ पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन बीच में जो चेस्ट है, इसमें मोटर फंक्शन सभी रहता है, इसमें सेंसेशन मूवमेंट सभी रहता है, लेकिन दो हाथ पैरालिसिस हो जाता है। तो जब हमारा बॉडी का ऑपोजिट साइड पैरालिसिस हो जाता है तब इसको डायप्लेजिया बोला जाता है। उसके बाद आता है पैराप्लेजिया, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पैराप्लेजिया मतलब जब हमारा लोअर बॉडी, हमारा कमर से, एब्डोमेन से नीचे वाला हिस्सा पैरालिसिस हो जाता है, तब इसको पैराप्लेजिया बोला जाता है। उसके बाद क्वाड्रिप्लेजिया आता है। क्वाड्रिप्लेजिया मतलब जब हमारा गर्दन से हमारा पूरा लोअर, पूरा बॉडी, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बॉडी जब पैरालिसिस हो जाता है, पूरा नीचा का दो हाथ, दो पैर, चेस्ट सभी पैरालिसिस हो जाता है, तब उसको क्वाड्रिप्लेजिया बोला जाता है। तो ये जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पैराप्लेजिया के बारे में, पैराप्लेजिया का डेफिनेशन, इसका टाइप्स, क्लासिफिकेशन, इसका सिम्टम, कॉजेज, मैनेजमेंट, सब एक के बाद हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पैराप्लेजिया इज ए पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट एंड सेंसेशन इन द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। तो पैराप्लेजिया का मतलब होता है जब हमारा बॉडी का किसी भी पार्ट पार्शियल, मतलब थोड़ा बहुत सेंसेशन है, थोड़ा बहुत सेंसेशन नहीं है, थोड़ा बहुत मूवमेंट नहीं है। जब थोड़ा सा मूवमेंट रहता है उसको पार्शियल बोला जाता है। जब पूरा मूवमेंट नहीं होता है, पूरा सेंसेशन चला जाता है, तब उसको कंप्लीट पैरालिसिस बोला जाता है। तो जब हमारा लोअर बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, पार्शियल हो सकता है और कंप्लीट हो सकता है, सेंसेशन और मूवमेंट चला जाता है, तब उसको पैराप्लेजिया बोला जाता है ऑफ द बॉडी ड्यू टू डैमेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। और ये क्यों होता है, हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो, नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी हो, नहीं तो नर्व में इंजुरी हो, इसके कारण पे पैराप्लेजिया होता है। इट मेनली अफेक्ट द हिप, थाइज, लेग, फीट, toes and may also impair bowel, bladder and sexual function।
क्या बोल रहा है, और ये होता है, इसमें जो इफेक्ट होता है पैरालिसिस का इफेक्ट हमारा थाई पे होता है, लेग पे होता है, टोस पे होता है, फीट पे होता है, पूरा लोअर बॉडी। इसके साथ साथ में कभी कभी हमारा लोअर ब्लाडर में, मतलब हमारा लोअर एब्डोमिन पे भी पैरालिसिस हो सकता है। तो लोअर एब्डोमिन पे हमारा यूरिनरी ब्लाडर रहता है, तो ब्लाडर कंट्रोल भी चला जाता है। तो ब्लाडर, बाउल ब्लाडर लॉस मतलब, देखिए हमारा बॉडी में एक सिस्टम है। तो जैसे हम लोग पानी पीते हैं, वही पानी इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होके हमारा ब्लड में, खून में मिल जाता है। उसके बाद वही खून हमारा किडनी में जाता है, किडनी उससे वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करके यूरिन बना के यूरिनरी ब्लड में भेजता है। लेकिन यूरिनरी ब्लाडर धीरे धीरे फिल होते रहता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लाडर का वॉल पे नार्व रहता है, वही नर्वस सिस्टम में वही नार्व का सिग्नल हमारा ब्रेन पे जाता है, क्या हमारा यूरिनरी ब्लाडर फुल हो गया। उसके बाद ब्रेन से हम लोग का सिग्नल आता है यूरिनरी ब्लाडर पे। उसके बाद जब हम लोग वॉशरूम में जाते हैं, ब्रेन से ब्लाडर पे सिग्नल आता है। यूरेथ्रा में एक स्पिंटर रहता है, एक गेट रहता है, वही गेट को हम लोग जब वॉशरूम पे जाते हैं, हम लोग जब चाहते हैं, तब वही गेट खुल जाता है और यूरिन बाहर आ जाता है। तो ये जो हमारा स्पिंटर है, जो गेट है यूरिनरी ब्लाडर में, जो हम लोग यूरिन को होल्ड कर पाते हैं, ये जो कंट्रोल कर पाता है, यही कंट्रोल, यही जो हमारा यूरिन को होल्ड करके रखने का जो पावर है, यही सेंसेशन, यही पावर लॉस हो जाता है। तो क्या होता है, जब पैराप्लेजिया होता है, पेशेंट का बाउल में कुछ कंट्रोल नहीं रहता है, ब्लाडर में कुछ कंट्रोल ना रहने की वजह से वो ऑटोमेटिक यूरिन पास करता ही रहता है, पेशेंट को डाइपर पहना के रखना पड़ता है। तो ये जो ब्लाडर का जो कंट्रोल है, कभी कभी हम लोग का यूरिन लगता है, लेकिन हम लोग यूरिन को पकड़ के रखते हैं, जब वॉशरूम पे जाते हैं, वॉशरूम पे जाके वॉशरूम करते हैं। तो ये जो यूरिन को होल्ड करके रखना, ये जो ब्लाडर कंट्रोल है, एक कंट्रोल इम्पेयर्ड हो सकता है। कभी कभी क्या हो सकता है, पैराप्लेजिया के वजह से यूरिनरी ब्लाडर भी सेंसेशन जा सकता है, ब्लाडर कंट्रोल भी जा सकता है। उसके बाद हमारा सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। तो ये होता है पैराप्लेजिया। उसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं। पैराप्लेजिया इज ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन characterized by partial or complete paralysis of both lower limb, usually resulting from spinal cord injury or disease affecting the thoracic, lumbar और sacral spinal cord। तो क्या बोल रहा है, पैराप्लेजिया एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर हमारा पार्शियल नहीं तो कम्प्लीटली पैरालिसिस हो जाता है, हमारा बोथ लोअर लिम्ब, हमारा पूरा लोअर लिम्ब, पैर से पूरा लोअर बॉडी हमारा पैरालिसिस हो जाता है। यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, मतलब जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी होता है, इसके कारण पे होता है। देखिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा के अंदर रहता है, ये हमारा वर्टिब्रा। तो यही वर्टिब्रा के अंदर छोटा सा एक जगह है, एक खाली जगह है, जिसके अंदर से हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है और हमारा पूरा बॉडी में नर्व का सप्लाई होता है। जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड से छोटा छोटा नर्व का देख सकते हैं, नर्वस सिस्टम का नर्व हमारा पूरा बॉडी में फैल गया, और यही पूरा बॉडी का मूवमेंट, सेंसेशन सभी कंट्रोल करता है। तो ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये बहुत क्या होता है, ये बहुत नरम है, और ये हमारा वर्टिब्रा के अंदर रहता है। वर्टिब्रा यही स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन किसी भी कारण पे ये जो देख सकते हैं, वर्टिब्रा में इंजुरी होता है, तब हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी इंजुरी होता है और ठीक से हमारा सिग्नल ट्रांसफर नहीं हो पाता है। देखिए तो जो हमारा वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा का जब सर्विकल है, इधर सर्विकल हमारा टोटल 7 सर्विकल वर्टिब्रा है, 1 2 3 करके। उसके बाद हमारा 12 लेम्बर वर्टिब्रा है, उसके बाद हमारा 5th लेम्बर वर्टिब्रा है, उसके बाद हमारा 5 सैक्रम वर्टिब्रा से। तो जब किसी भी कारण पे ही थोरासिक वर्टिब्रा, नहीं तो लेम्बर जो 5 वर्टिब्रा है, सैक्रम जो 5 वर्टिब्रा है, जब यही बॉडी पार्ट में इधर से क्या होता है, नार्व पास होके हमारा पूरा बॉडी में फैल गया, और इसके कारण पे हम लोग मूवमेंट कर पाता है। लेकिन यही थोरासिक, लैम्बर, यही किसी भी एरिया में, किसी भी वर्टिब्रा में इंजुरी होता है, और इसी जगह में जो स्पाइन रहता है, वही स्पाइन के इंजुरी होने के वजह से हमारा पैराप्लेजिया होता है। तो वही बोल रहा है, जब हमारा लेम्बर, थोरासिक और सैक्रल হচ্ছে তোমার स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी होता है, इसके कारण पे पैराप्लेजिया होता है। उसके बाद पैराप्लेजिया के हम लोग क्लासिफिकेशन देंगे।
देखेंगे तो क्लासिफिकेशन पैराप्लेजिया कितना टाइप का होता है, तो इसका कारण के बेसिस पे इसको 7 टाइप में बांटा गया। जैसे एक होता है कंप्लीट पैराप्लेजिया, तो कंप्लीट पैराप्लेजिया मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो जब हमारा जो जगह में इंजरी हुआ, मतलब मान लीजिए लैम्बर रीजन पे इंजरी हुआ, उसके बाद से पूरा लोअर बॉडी क्या होता है, जब मोटर फंक्शन एंड सेंसरी फंक्शन कंप्लीटली लॉस हो जाता है, तब उसको कंप्लीट पैराप्लेजिया बोला जाता है। नो वॉलेंटरी मूवमेंट एंड सेंसरी होता है, मतलब जो एरिया में इंजरी होता है उसके नीचे पूरा एरिया में कंप्लीटली सेंसेशन चला जाता है, कंप्लीटली पैरालिसिस हो जाता है, उसको कंप्लीट पैरालिसिस व कंप्लीट पैराप्लेजिया बोला जाता है। उसके बाद इनकम्प्लीट और पार्शियल पैराप्लेजिया। इनकम्प्लीट और पार्शियल पैराप्लेजिया क्या है, पार्शियल पार्शियल लॉस ऑफ मोटर और सेंसरी फंक्शन। तो क्या बोल रहा है, थोड़ा बहुत सेंसेशन मालूम चलता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है, लेकिन पूरा नॉर्मल के जैसा जब लोअर बॉडी मूवमेंट नहीं होता है, पूरा सेंसेशन नहीं रहता है, तब उसको पार्शियल पैराप्लेजिया बोला जाता है। सम मूवमेंट और सेंसेशन रिमेन्स बिलो द लेवल ऑफ इंजुरी। तो क्या होता है, जिधर इंजुरी हुआ उससे नीचे वाला पार्ट में थोड़ा बहुत सेंसेशन, थोड़ा बहुत मूवमेंट रहता है। उसके बाद ट्रोमाटिक पैराप्लेजिया। ट्रोमाटिक पैराप्लेजिया मतलब कुछ इंजरी के वजह से, ट्रोमा के वजह से जब पैराप्लेजिया होता है, तब उसको ट्रोमाटिक पैराप्लेजिया बोला जाता है। क्या बोल रहे हैं, कॉज्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ड्यू टू ट्रोमा। तो जब ट्रोमा की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल, स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी, वायलेंस, तो इसके कारण पे जब पैरालिसिस हो जाता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ऊपर से गिर जाने की वजह से, खेलते वक्त गिर जाने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होता है, इसके कारण पे जब पैरालिसिस हो जाता है, ट्रोमा की वजह से पैरालिसिस होता है, तब ट्रोमाटिक पैराप्लेजिया बोला जाता है। उसके बाद नॉन ट्रोमाटिक पैराप्लेजिया। नॉन ट्रोमाटिक पैराप्लेजिया क्या है, कॉज्ड बाय डिजीज अफेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड सच एज स्पाइनल ट्यूमर, इन्फेक्शन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और वेस्कुलर डिसऑर्डर। तो जब ट्रोमा नहीं, लेकिन कुछ भी माने ट्रोमा के वजह से नहीं, लेकिन फिर भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होता है, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत होता है और उसके कारण पे पैरालिसिस होता है। जैसे कभी कभी हमारा स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर होता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में हमारा इन्फेक्शन होता है, जैसे मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, ये सभी बीमारी हमारा, ये सभी इन्फेक्शन हमारा स्पाइनल कॉर्ड में होता है, और जिसके कारण पे भी हमारा ब्लैडर का कंट्रोल लॉस हो सकता है और पैराप्लेजिया हो सकता है। तो इसको बोला जाता है नॉन ट्रोमाटिक पैराप्लेजिया। ये देखिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रा के द्वारा हमारा प्रोटेक्शन है। देखिए वर्टिब्रा के अंदर हमारा पिंक कलर का ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड गया, और यही स्पाइनल कॉर्ड में जब ये देखिए ट्यूमर हो गया, तब क्या होता है, ट्यूमर का ग्रोथ के वजह से स्पाइनल कॉर्ड में कॉम्प्रेस हो रहा है, और इसके कारण पे हमारा ब्रेन से जो सिग्नल लोअर बॉडी पे नहीं आ पा रहा है, इसीलिए क्या होता है, हमारा पैरालिसिस हो रहा है। तो ट्यूमर होना, इन्फेक्शन होना, ये भी कोई ट्रोमा नहीं है, ये भी कोई एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन इसके कारण पे भी पैरालिसिस होता है, तो इसको नॉन ट्रोमाटिक पैरालिसिस बोला जाता है और नॉन ट्रोमाटिक पैराप्लेजिया बोला जाता है। उसके बाद स्पेस्टिक पैराप्लेजिया। तो स्पेस्टिक पैराप्लेजिया क्या है, कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज्ड मसल टोन। तो हमारा जब मसल टोन हो जाता है, जैसे टिटनस बीमारी में होता है, हमारा मसल स्टीव हो जाता है, तो जब मसल टोन बढ़ जाता है और मसल स्टीवनेस हो जाता है, इसके कारण पे भी हमारा नॉर्मल, हमारा लोअर लिम वीकनेस हो जाता है, हमारा लोअर लिम ठीक से मोबिलिटी नहीं रहता है, तो इसके कारण पे भी पैराप्लेजिया होता है, तो इसको और स्पेस्टिक पैराप्लेजिया बोला जाता है। उसके बाद कॉन्जिनेटल पैराप्लेजिया। तो कॉन्जिनेटल पैराप्लेजिया क्या है, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, उस टाइम पे माँ का कुछ पेट में इंजुरी हुआ और कुछ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के वजह से जब ठीक ठीक से स्पाइनल कॉर्ड का ग्रोथ नहीं होता है, न्यूरोलॉजिकल कुछ डिजीज होता है, इसके कारण पे क्या होता है, जब बच्चा बर्थ होता है, बर्थ से उनका बॉडी में सेंसेशन नहीं रहता है, लोअर बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है, तब इसको कॉन्जिनेटल पैराप्लेजिया बोला जाता है। देखिए आपको मेडिकल में एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, कॉन्जिनेटल। तो कॉन्जिनेटल वर्ड का मतलब जो बीमारी और किसी भी चीज जब जन्म से होता है, तब उसको कॉन्जिनेटल डिसऑर्डर व कॉन्जिनेटल बोला जाता है। कॉन्जिनेटल में क्या बोल रहा है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ड्यू टू कॉन्जिनेटल एबनॉर्मलिटीज।
तो ही क्या बोल रहा है, जो पैरालिसिस है वो हमारा जन्म से ही पेशेंट का प्रेजेंट रहता है, और इसके कारण पे ही हमारा जेनेटिक कुछ एबनॉर्मलिटीज, डिजीज, जेनेटिक डिजीज हो सकता है, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, नर्व सिस्टम में कुछ इंजरी हो सकता है, जिसके कारण पे जब बच्चा का जन्म से ही पैरालिसिस हो जाता है तब उसको कॉन्जिनेटल पैराप्लेजिया बोला जाता है। उसके बाद इटियोलॉजिकल फैक्टर और कॉजेस, तो हम लोग का पैराप्लेजिया होने का क्या क्या कॉजेस है। फर्स्ट तो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो जब स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाता है तब पैरालिसिस और पैराप्लेजिया होता है। स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाने से क्यों नहीं होता है, तो देखिए मैं पहले ही आपको बोल चुका, जब हमारा ब्रेन से सिग्नल आता है वही सिग्नल धीरे धीरे हमारा ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से दो साइड पे नार्व हमारा पूरा बॉडी में फैल गया, तो इसीलिए वही नार्व से धीरे धीरे हमारा हर ऑर्गन के पास सिग्नल जाता है। लेकिन यही ब्रेन से जब सिग्नल ऑर्गन के पास नहीं पहुंच पाएगा तब हमारा वही ऑर्गन में सेंसेशन और मूवमेंट चला जाएगा, तो इसको ही पैरालिसिस बोला जाता है। लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाता है तब पैरालिसिस क्यों होता है, क्यों पैरालिसिस ठीक नहीं होता है। देखिए पैरालिसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, हीमोप्लेजिया, जो प्लेजिया है ये सभी पैरालिसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों, कारण देखिए, जब हमारा स्किन में किसी भी एरिया में काट जाता है तो जिधर काट जाता है उसके बाजू बाजू में जो इतना सेल रहता है वही सेल का ग्रोथ होता है, डिवीजन होता है, वही सेल मायोसिस, मेयोसिस, हमारा सेल डिवीजन प्रक्रिया है, जिसके दौरान धीरे धीरे एक से दो सेल, दो से तीन सेल करके सेल डिवाइड होते होते हमारा घाव भर जाता है। लेकिन यही जो सेल डिवीजन, सेल का जो ग्रोथ है, ये हमारा न्यूरॉन सेल पे, नार्व सेल पे नहीं होता है। तो हमारा नार्व सेल का और हार्ट का मसल का जो सेल है, एक बार जो डैमेज हो जाता है वो पूरा जिंदगी भर फिर से ठीक नहीं हो पाता है, ठीक से नया सेल नहीं बनता है। इसीलिए पूरा जिंदगी भर जो एक सेल खराब हो जाता है, जो कुछ नार्व खराब हो जाता है, तो पूरा जिंदगी के लिए खराब हो जाता है, और इसीलिए पूरा जिंदगी के लिए हमारा वही बॉडी पार्ट पैरालिसिस हो जाता है, काम करना बंद कर देते हैं। तो देखिए इसीलिए बार बार पुलिस बोलता है हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेन पे एक बार ब्लीड हुआ, हमारा स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इंजरी हुआ, तो वही इंजरी पूरा जिंदगी भर और ठीक नहीं होता है, पूरा एक आदमी का जिंदगी पैरालिसिस होके बेड पे ही काटता है। इसीलिए बार बार पुलिस बोलता है हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। तो ये जो अभी तक फिलहाल ये जो नार्व देखिए, जो हमारा नार्व है, नार्व में जब इंजरी हो जाता है, नार्व काट जाता है, जुड़ने का, नया नार्व बनने का कोई आज तक मेडिसिन नहीं बना। लेकिन रिसर्च चल रहा है, कुछ दिन पहले एक रिसर्च आया, कोई साइंटिस्ट एक कुछ प्रोटीन को ढूंढा, जो प्रोटीन इंजेक्ट करने से नया नार्व सेल बन रहा है। तो एक मैं भूल गया कौन सा देश था, एक हॉस्पिटल में स्टडी किया, 15 पेशेंट था, 15 पेशेंट को वही प्रोटीन इंजेक्ट किया, जिसके वजह से स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजरी हुआ था उधर नया स्पाइनल कॉर्ड बना है, और स्पेशल का पैरालिसिस काम हो गया। तो ये सभी अभी रिसर्च पीरियड में है। अभी हो सकता है फ्यूचर में हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को ठीक करने का कुछ इंजेक्शन, कुछ दवाई निकलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक बार हुआ तो पूरा जिंदगी भर उनको पैरालिसिस होता है। तो ये होता है इस कारण, तब जब किसी भी कारण पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने के कारण पे पैराप्लेजिया होता है। तो पैराप्लेजिया होने का सबसे बड़ा कारण है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। उसके बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो वही एक्सीडेंट के वजह से वर्टिब्रा में इंजरी होगा, वर्टिब्रा में इंजरी होगा तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगा, और उसके कारण पे पैरालिसिस हो जाएगा। उसके बाद फॉल फ्रॉम हाइट, जब वर्क प्लेस इंजरी होता है, बिल्डिंग बनाते वक्त लेबर लोग नीचे गिरता है, तो ऊंचा जगह से नीचे गिरने से और गिर जाने से, नॉर्मली गिर जाने से, फॉल हो जाने के वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है, जिससे पैरालिसिस हो जाता है, पैराप्लेजिया हो जाता है लोअर बॉडी। उसके बाद स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी, स्पोर्ट खेलते वक्त जब गिर जाता है, स्पाइन में इंजरी हुआ, तो उसके वजह से भी पैराप्लेजिया हो सकता है। जैसे हमारा नेइमार है, ब्राजील का जो सबसे बहुत फेमस फुटबॉलर है, तो जब उसका भी गिर गया था, उसका स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुआ था, उसके वजह से कुछ मंथ तक उनको पैरालिसिस हो गया था, और वो बेड पे था, धीरे धीरे सर्जरी करके वो उतना सीवियर इंजरी ना होने की वजह से अभी फिर से खेल रहा है। तो ही स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी हो सकता है, इसके कारण पे भी पैराप्लेजिया हो सकता है। उसके बाद स्पाइनल ट्यूमर, हमारा ट्यूमर में जब
स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर होता है, जब ग्रोथ होता है उसके कारण पे स्पाइनल कॉर्ड में कॉम्प्रेस होता है और स्पाइनल कॉर्ड इंजर होता है और इसके वजह से पैरालिसिस हो सकता है। उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, देखिए जो हमारा नार्व रहता है, हमारा न्यूरॉन, जो हमारा ब्रेन का सेल, जो हमारा नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है, ऐसे ही एक पार्ट रहता है। तो ये ऐसे हमारा नार्व ऐसे होता है, नार्व में ऐसे एक्सॉन डेंड्रॉन ऐसे पार्ट रहता है। तो यही जो नार्व का जो पार्ट रहता है लंबी वाला जो दिख रहा है, तो यही लंबी पार्ट को बोला जाता है एक्सन। ये जो लंबी पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है एक्सन। और यही एक्सन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, ऐसे एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है जिसको माइलिन शीथ बोला जाता है। ऐसे ही प्रोटेक्टिव लेयर रहता है जो इसको माइलिन शीथ बोला जाता है। यही माइलिन शीथ क्या करता है, यही जब हमारा सिग्नल ब्रेन से ट्रांसफर होके एक नार्व से दूसरी नार्व तक जाता है, तब यही न्यूक्लियस से धीरे धीरे यही हमारा एक्सन के थ्रू जब सिग्नल पास होता है, वही सिग्नल को जल्दी ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है और हमारा एक्शन को प्रोटेक्ट करता है। तो यही माइलिन शीथ क्या होता है, धीरे धीरे कभी कभी खराब होने लगता है। तब किसी भी कारण पे यही माइलिन शीथ क्यों खराब हो रहा है, तो इसका कोई एग्जैक्ट कॉजेज नहीं मिला, लेकिन किसी भी कारण पे यही माइलिन शीथ क्या होता है, खराब होता है, जिसके कारण पे सिग्नल ठीक से नहीं एक नार्व से दूसरी नार्व तक नहीं जा पाता है। और इसके कारण पे सिग्नल जब नहीं जाता है तब बॉडी पैरालिसिस हो जाता है। तब जब यही जो कंडीशन है, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो माइलिन शीथ है, जो माइलिन शीथ जो प्रोटेक्ट करता है एक्सन को, यही माइलिन शीथ में जब एबनॉर्मलिटीज होता है, इसके कारण पे भी पैरालिसिस होता है और इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोला जाता है। तो यही मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो यही मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये भी स्पाइनल इंजरी का और पैराप्लेजिया का एक कारण है। उसके बाद स्पाइनल इन्फेक्शन, तो जब स्पाइन में ब्रेन पे इन्फेक्शन होता है, जैसे हो सकता है मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, यही बीमारी के वजह से भी पैरालिसिस पैराप्लेजिया हो सकता है। उसके बाद भास्कुलर डिसऑर्डर, भास्कुलर डिसऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन, इन्फ्रैक्शन और स्ट्रोक। तो देखिए जब हमारा ब्रेन पे जब जो आर्टरी ब्लड वेसल रहता है, वही आर्टरी से ठीक से ब्लड नहीं पास हो पाता है, आर्टरी रैप्चर हो जाता है, आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है, उसके कारण पे हमारे ब्रेन पे ठीक से ब्लड नहीं पहुंचता है, तो ब्रेन स्ट्रोक होता है। हार्ट पे भी वैसे ही सेम है, जब हार्ट में सिरा में आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है, उसके कारण पे हार्ट में आगे सेल में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता है, हार्ट का सेल मरने लगता है, जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोला जाता है। तो जब आर्टरी से ठीक से ब्लड फ्लो नहीं होता है, किसी भी एरिया में आर्टरी रैप्चर हो जाने के कारण पे, किसी भी एरिया में आर्टरी ब्लॉक होने के कारण पे आगे वाला हिस्सा में ब्लड नहीं पहुंचता है और इसके कारण पे वही आगे वाला हिस्से में जो सेल रहता है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण पे डेथ हो जाता है, तो इसको स्ट्रोक बोला जाता है। तो ऐसे ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड में भी ब्लड सप्लाई देने वाला बहुत सारा आर्टरी है, वही आर्टरी में जब ब्लॉक हो जाता है, इसके कारण पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जो सेल होता है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है और स्पाइनल कॉर्ड का सेल का डेथ होने लगता है और इसके कारण पे पैरालिसिस हो जाता है, लोअर बॉडी में सेंसेशन मोटर फंक्शन नहीं रहता है। तो इसको बोला जाता है भास्कुलर डिसऑर्डर। जब वहीं हमारे ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो नहीं होने की वजह से पैरालिसिस हो जाता है, तब भी ये भी एक हो जाता है, तो ये भी एक कारण है। उसके बाद कॉन्जिनेटल एबनॉर्मलिटीज, वहीं जो माँ के पेट में रहते हुए बच्चा का इंजरी के वजह से, माल न्यूट्रिशन के वजह से बचपन से भी पैराप्लेजिया होने का चांसेस रहता है। उसके बाद ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, कभी कभी हमारा इम्यूनिटी पावर, हमारा खुद का अच्छा सेल के अटैक करता है, हमारा न्यूरन सेल के ऊपर अटैक करता है, इसके वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, देखिए ये ज्यादातर 60 साल हो जाने के बाद महिला लोगों को होता है। क्या होता है, उम्र होने के साथ साथ में जब मेनोपॉज हो जाता है, हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज हो जाता है बॉडी में, तब फीमेल लोगों का ज्यादातर बोन में डेंसिटी कम हो जाता है, बोन का स्ट्रॉन्ग कम हो जाता है। बोन वीक हो जाने की वजह से जब हमारा वर्टिब्रा के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गया, लेकिन वर्टिब्रा जब वीक हो जाता है, वर्टिब्रा एक प्लेस से दूसरा प्लेस में चला जाता है, प्लेस डिस्प्लेस हो जाने की वजह से वही स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर डालता है और इसके कारण पे सिग्नल ठीक से पास नहीं हो पाता है
और पेशेंट को पैराप्लेजिया हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस होना ये भी पैराप्लेजिया होने का एक मेजर कारण है। उसके बाद आता है सिम्टम। पैराप्लेजिया होने से क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। वही मैं पहले से ही इतना बार बोल चुका, पैराप्लाइसिस हो जाता है, लोअर बॉडी में सेंसेशन मूवमेंट नहीं रहता है, यही होता है पैराप्लेजिया। तो एक बार फिर भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। लॉस ऑफ मूवमेंट इन बोथ लोअर लिम्ब, जब हमारा पैर का दो लोअर लिम्ब में क्या होता है, मूवमेंट नहीं रहता है, मूवमेंट चला जाता है। उसके बाद लॉस और डिक्रीज सेंसेशन बिलो द लेवल ऑफ इंजुरी, वही हमारा कमर पे, लेम्बर में, थोरेसिक एरिया में, वर्टिब्रा में जब इंजुरी होता है उसके बाद से नीचे वाला हिस्सा पैरालिसिस हो जाता है। उसके बाद मासल पेस्टिसिटी और फ्लैसिसिटी, तो क्या होता है, कभी कभी हमारा मासल स्पेस्टिसिटी हो जाता है, मतलब स्पाज्म हो जाता है, स्टीप हो जाता है। इसके पैराप्लेजिया के कारण पे हमारा लोअर बॉडी का मसल हार्ड हो जाता है, स्टीप हो जाता है। उसके बाद इम्पेयर्ड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, तो जब हमारा बॉडी में सेंसेशन नहीं रहेगा, मूवमेंट नहीं रहेगा, तब हमारा बॉडी वीक होने की वजह से हमारा लोअर लिम्ब ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक से चल नहीं पाएगा, तो बैलेंस नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। उसके बाद डिफिकल्टी टू वॉक और इनएबिलिटी टू वॉक, वहीं चलने फिरने में दिक्कत होगा और पूरा बेड पे ही हो सकता है, वो पैरालिसिस हो जाता है, बेड रिटर्न हो सकता है। उसके बाद डिपेंडेंसी और असिस्टेटिव डिवाइस, व्हील चेयर, वॉकर, तो वहीं उसके वजह से पैरालिसिस होने की वजह से पेशेंट को अपने तरफ से अपने आप से चलना फिरना बंद हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है, व्हील चेयर, किसी आदमी का सहारा लेके चलना फिरना सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद बावल ब्लाडर डिस्फंक्शन, वहीं जो यूरिनरी कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक से यूरिन वॉलेंटरी अनवॉलेंटरी पास कर पाता है, कर लेता है, अनवॉलेंटरी यूरिन पास करता है, ये भी एक सिम्टम है। उसके बाद सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है। उसके बाद प्रेशर सोर और ड्यू टू इमोबिलिटी, जब पेशेंट बेड रिटर्न हो जाता है, बेड में ही लेटे रहता है जब 24 आवर, तब पेशेंट मूवमेंट ना कर पाने की वजह से हमारा जो सैक्रम रीजन है, उसके बाद हमारा शोल्डर रीजन है, यही जगह में क्या होता है, बेड के साथ हमारा शोल्डर का स्किन का फिक्सेशन होता है। इसी जगह में प्रेशर के वजह से ब्लड फ्लो ठीक से नहीं रहता है और धीरे धीरे हमारा शोल्डर का स्किन में घाव बन जाता है, जिसको प्रेशर अल्सर बोला जाता है। तो ही प्रेशर अल्सर और बेड सोर हो जाता है। तो ये सभी सिम्टम होता है हमारा पैराप्लेजिया का। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम लोग पैराप्लेजिया को कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट है डिटेल मेडिकल हिस्ट्री कलेक्शन, हम लोग पेशेंट को हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पूछेंगे कैसे हुआ, पेशेंट को हम लोग सुनेंगे, गिर गया कि नहीं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुआ कि नहीं, खेलते वक्त गिर गया कि नहीं, कुछ भारी भरकम चीज उठाया कि नहीं। तो हम लोग डिटेल में उनका हिस्ट्री लेंगे, जिससे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पता कर सकते हैं, जिसके पैराप्लेजिया का कारण पता कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट जब आएगा उनको पैर उठाने के लिए बोलेंगे, पैर उठा पा रहा है कि नहीं चेक करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो रहा है बोल रहा है कि नहीं चेक करेंगे, स्किन में टच करके देखेंगे सेंसेशन है कि नहीं देखेंगे, मोटर फंक्शन देखेंगे, उसका दो पैर दो हाथ में 6x6 है कि नहीं, ऊपर हाथ पैर उठा पा रहा है कि नहीं, ये लोग चेक करेंगे। तो मोटर फंक्शन चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, चलने के लिए बोलेंगे, पूरा बैलेंस ठीक है कि नहीं चेक करेंगे। तो ये सब करके हम लोग फिजिकल उनका एग्जामिनेशन करके भी पैराप्लेजिया का पता कर सकते। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पे हम लोग के अंदर हम लोग देखेंगे पेशेंट का आई का पीपल रिएक्टिव है कि नहीं, वो लाइट आने से क्या रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, आंखों में टॉर्च लेके डॉक्टर चेक करता है तो पीपल का साइज छोटा हो जाता है, तो पीपल रिएक्टिव है कि नहीं, जिससे हम लोग को पता सकते हैं हमारा ब्रेन का जो नर्व है, हमारा आई का ऑप्टिक नर्व सभी काम कर रहा है। ऐसे ही मूवमेंट करने के लिए बोलेंगे, आर्म लिम्ब सभी उठाने के लिए बोलेंगे, चलने के लिए बोलेंगे, भार वाली कितना बोल पा रहा है कि नहीं, हाथ ठीक से होल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, पावर देखेंगे, पावर चेक करेंगे। तो ये सभी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, जिससे हम लोग का स्पाइनल इंजरी, ब्रेन के फंक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद स्पाइनल का एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे का स्पाइनल मतलब जब वर्टिब्रा का हम लोग एक्सरे करेंगे, तब वर्टिब्रा एक से दूसरे के पास आ गया और कॉम्प्रेस हो गया, जिसके वजह से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो रहा है कि नहीं पता कर सकते। उसके बाद सीटी स्कैन ऑफ स्पाइन,
स्पाइन का सीटी स्कैन करेंगे, इससे सबसे अच्छा पता चलेगा। और भी डाउट है तो हम लोग एमआरआई करेंगे, एमआरआई स्कैन कर सकते हैं स्पाइन का, जिससे हम लोग को पता कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक टेस्ट होता है जब हम लोग मसल में कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। कैसे? एक छोटा नीडल होता है जो हमारा स्किन पे, हमारा मसल के अंदर प्रवेश किया जाता है। उसके बाद हम लोग मसल को मूवमेंट कराते हैं। इसके कारण पे हमारा नार्व से जो मसल के अंदर इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी आता है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल आता है, उसका रिकॉर्ड करते हैं। तो एक टेस्ट होता है जो हम लोग टेस्ट के द्वारा हमारा नार्व का और मसल का कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर, ये सब का पता कर सकते हैं, जिससे हम लोग पैराप्लेजिया का भी पता कर सकते हैं। उसके बाद नार्व कंडक्शन स्टडी वही सेम इलेक्ट्रोमायोग्राफी के तरह ही होता है, तो ही नार्व कंडक्शन स्टडी भी कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड टेस्ट कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई इन्फेक्शन और ऑटो इम्यूनो डिजीज। जब पेशेंट को ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है, वहीं ट्यूबरक्यूलोसिस हमारा ब्रेन पे होता है, तो हम लोग ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस होता है तो भी वो भी हम लोग ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग पैराप्लेजिया का डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट एम्स टू प्रिवेंट फर्दर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज एंड इम्प्रूव फंक्शन, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड मैक्सिमम द पेशेंट इंडिपेंडेंसी। तो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट का असली उद्देश्य होता है और डैमेज ना हो, क्योंकि मैं पहले ही आपको बोल चुका, एक बार जो स्पाइन डैमेज हो जाता है, वहीं स्पाइनल कॉर्ड ठीक से रिपेयर नहीं होता है, और इसके कारण पे जो पैरालिसिस हो जाता है वो पूरा जिंदगी भर रह ही जाता है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड जितना डैमेज हुआ उतना ही रहे, और डैमेज ना हो, क्योंकि जब पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होके आता है, तब धीरे धीरे जो जगह डैमेज हुआ उसका आसपास का जगह स्वेलिंग होता है, उसके आसपास का भाटी वगैरह कॉम्प्रेस हो जाने की वजह से और फर्दर डैमेज होते ही रहता है। इसीलिए जब पेशेंट हमारे पास आता है उसके बाद और डैमेज ना हो, वही हमारा मेन उद्देश्य होता है। उसके बाद फिर से जितना डैमेज हुआ और ना हो, और कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके वजह से यूरिन का, ब्लैडर का सेंसेशन ना आ जाए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना है, पेशेंट का सीरियस ना हो जाए, पेशेंट का कुछ दिक्कत ना हो, वही कॉम्प्लिकेशन को कम करना ही मैनेजमेंट का असली उद्देश्य है। तो जब पेशेंट आता है उसका इंजरी होने की वजह से, पैरालिसिस होने की वजह से एक्सीडेंट होता है, तो कुछ दर्द होता है, ज़्यादा दर्द होता है, तो उस टाइम पे दर्द को कम करने के लिए, न्यूरोलॉजिकल प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम लोग क्या क्या पेशेंट को क्या क्या मेडिसिन देंगे। नहीं तो जब पेशेंट, और एक होता है जब पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाने की वजह से पैराप्लेजिया हो जाता है, बेड पे रहता है, बेड रिटर्न हो जाता है, तब बेड सोर हो सकता है, पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यूरिन ब्लैडर मूवमेंट कंट्रोल लॉस हो जाता है, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो यही सब कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए पैराप्लेजिया पेशेंट को हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकेंगे, क्या क्या देखेंगे। देखिए, फर्स्ट हम लोग पेन रिलीफ के लिए पैरासीटामोल, आइबुप्रोफिन और अदर नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो होता है वो देंगे। उसके बाद ट्रोमाडोल देंगे। तो ये सभी पेन किलर देके पेशेंट को पेन को कम करेंगे। उसके बाद पेशेंट को न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है तो उसके लिए गोबापेंटिन, पैरागोबलिन, एमिट्रिफाइलिन, ये सभी मेडिसिन हम लोग देंगे जिससे पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल पेन कम हो जाएगा। उसके बाद मसल स्पेस्टिसिटी, जो हम लोग बोला था, जो मसल का जो न्यूरॉन का मतलब जो मसल जो स्टिफनेस हो जाता है, तो मसल को रिलैक्स करने के लिए हम लोग बैक्लोफिनाक, जो फास्ट लाइन ड्रग होता है, जब उस मसल स्पैज्म होता है तब उसको बैक्लोफिनाक इंजेक्शन मेडिसिन देना पड़ता है। तो यही बैक्लोफिनाक और डाइजोपम, ये सभी इंजेक्शन मेडिसिन हम लोग दे के उसका मसल स्पैज्म, मसल को रिलैक्स करेंगे, मसल स्पैज्म को प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद ब्लैडर मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, ब्लैडर का मैनेजमेंट करने के लिए ऑक्सीबुटानिन हम लोग मेडिसिन देंगे, जिससे ब्लैडर को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद बाउल मैनेजमेंट के लिए हम लोग लैक्सेटिव देंगे, मतलब जब पेशेंट में बेड सोर हो जाता है, बेड में रहता है, बेड रिटर्न हो जाता है, मूवमेंट ना करने के वजह से, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने से जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में ठीक से न्यूरोलॉजिकल न्यूरॉन का ठीक से नर्व सिग्नल नहीं रहता है, इसके वजह से पेशेंट का बावल मूवमेंट नहीं रहता है, इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम हो जाता है।
इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, पेशेंट ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक से स्टूल नहीं पास कर पाता है। तो इसीलिए हम लोग लैक्सेटिव कुछ सिरप मेडिसिन देंगे, जिससे पेशेंट का यूरिन मोशन सॉफ्ट हो, पेशेंट का बाउल मूवमेंट अच्छा हो, ठीक से पेशेंट का डाइजेस्ट हो। तो इसीलिए बाउल मैनेज करने के लिए हम लोग लैक्सेटिव्स देंगे। उसके बाद उसके बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो डीवीटी होता है, जब पेशेंट बेड पे लेटा ही रहता है, इसके कारण पे जो वेन होता है, वेन में ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसके कारण पे ठीक से बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसीलिए ब्लड को थोड़ा थिन कर देंगे, ब्लड थिनर हेपारिन देंगे। हेपारिन इंजेक्शन देने से पेशेंट का ब्लड थोड़ा थिन हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होता है। तो यही थ्रोम्बोसिस ना होने के लिए हम लोग प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हेपारिन इंजेक्शन और मेडिसिन देंगे। तो ये सभी मेडिसिन देंगे। उसके बाद इफ इफ द केस ऑफ इन्फेक्शन है तो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड साइट ऑफ द इन्फेक्शन। वहीं हम लोग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, मतलब कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, कौन सा बैक्टीरिया इफेक्ट हुआ, लंग पे इफेक्ट हुआ, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड में हुआ, मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया हुआ, नहीं तो ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया आया। तो वहीं बैक्टीरिया के हिसाब से कौन सा एरिया में कौन सा ऑर्गन पे इन्फेक्शन हुआ, इसके बेसिस पे हम लोग एंटीबायोटिक देंगे। बॉडी में इन्फेक्शन है तो इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन भी देंगे। उसके बाद इफ द कॉजेज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वहीं जब नार्व में डैमेज होता है, जो मैं आपको बताया था, नार्व का जो हमारा न्यूरॉन सेल का जो माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ खराब होते लगता है, माइलिन शीथ डैमेज होने की वजह से नार्व डैमेज हो जाता है, और नार्व डैमेज होने से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है, और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने से पैराप्लेजिया होता है। तो ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, स्क्लेरोसिस जो हमारा माइलिन शीथ डैमेज होता है, इसको कम करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब एक इंजेक्शन है, मिथाइल पेरिडोजोलोन इंजेक्शन होता है, मेडिसिन होता है, वो हम लोग देंगे। और यह बहुत हम लोग सीरियस मेडिसिन है, ये इसका जितना बेनिफिट है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी है। इसीलिए जो पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है, न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से यही इंजेक्शन देंगे। तो ये भी एक मेडिकल मैनेजमेंट है। उसके बाद आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। जब पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है, उसके वजह से एक वर्टिब्रा दूसरा वर्टिब्रा के ऊपर आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करता है, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग का वर्टिब्रा को रिमूव करना और अपना पोजीशन पे रहना, तो ये सभी करके हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को रिलीव करना होता है, स्पाइनल कॉर्ड को फ्री रखना होता है, जिससे पैराप्लेजिया को थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग कौन सा सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे? स्पाइनल डिकम्प्रेशन सर्जरी टू रिलीव प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। वहीं जब एक वर्टिब्रा दूसरा वर्टिब्रा के ऊपर, नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर करता है, तब वहीं वर्टिब्रा को मैनेज करके उसको रिमूव करके स्पाइनल कॉर्ड को फ्री करना, ये भी एक सर्जरिकल मैनेजमेंट है। उसके बाद स्पाइनल स्टेबिलाईजेशन यूजिंग रॉड, प्लेट और स्क्रूज। कभी कभी जब वर्टिब्रा टूट जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होता है, तब वहीं वर्टिब्रा को प्लेट के दौरान रॉड डाल के उसको स्क्रू से फिटिंग करके स्पाइनल कॉर्ड को फिटिंग किया जाता है, मतलब वर्टिब्रा को फिटिंग किया जाता है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं पेशेंट को, ये भी सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ स्पाइनल ट्यूमर हेमाटोमास व्हेन इंडिकेट। तो वहीं जब पेशेंट का स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेस होता है, और हेमाटोस के वजह से जब ब्लड एक्यूमुलेट होने के वजह से जब स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेस होता है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होता है, तब हम लोग ट्यूमर को, हेमाटोस को, हेमाटोमासिस को रिमूव करेंगे, करके हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को फ्री करेंगे, जिससे पैराप्लेजिया को ठीक किया जा सकता है। रिपेयर ऑफ स्पाइनल फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशन। उसके बाद स्पाइनल में फ्रैक्चर हुआ और डिसलोकेशन हुआ तो उसको रिपेयर करना, तो ये सभी सर्जरी करने से हम लोग पैराप्लेजिया को कम कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्स का क्या क्या काम होता है? देखिए, जो ABCDE अप्रोच होता है, वही अप्रोच फॉलो करके हम लोग पेशेंट को केयर देंगे। जैसे A फॉर एयरवे, पेशेंट का हम लोग एयरवे देखेंगे।
उसका सर्विकल कॉलर डालेंगे, ऑक्सीजन लगाए, ये सभी। उसके बाद ब्रीथिंग देखेंगे, ब्रीथिंग के अंदर हम लोग पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे, नहीं तो ऑक्सीजन मास्क डालेंगे। ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद फिर भी अब पेशेंट का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा है तो उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन में डालेंगे, इंट्यूबेशन करना होगा। उसके बाद सी फॉर सर्कुलेशन, पेशेंट को चैनल लगा के उसका बीपी चेक करना है, बीपी कम हुआ, सर्कुलेशन में दिक्कत हो रहा है तो मेडिसिन देना है, आईवी फ्लूइड देना है, ये सभी देखेंगे। उसके बाद डी फॉर डिसेबिलिटी, पेशेंट का कोई भी बॉडी पार्ट फ्रैक्चर हुआ कि नहीं, कोई किसी भी बॉडी पार्ट में कुछ इंजरी हुआ कि नहीं, वो चेक करेंगे। उसके बाद ई फॉर एक्सपोजर, एक्सपोजर में पेशेंट को पूरा उसका ड्रेस को एक्सपोज करके अंदर पूरा बॉडी चेक करना, किसी भी कुछ हुआ कि नहीं। उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल करना, पेशेंट को ब्लैंकेट देके पेशेंट को कवर करना। तो ये होता है ABCDE अप्रोच, यही अप्रोच फॉलो करके नर्स ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन जब पेशेंट पैरालिसिस हो जाता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए उसको घर में रहना पड़ता है, रिहेबिलिटिव केयर में रखा जाता है, रिहेबिलिटिव सेंटर पे रखा जाता है। तो उधर जो नर्स होता है, जो नर्सिंग स्टाफ होता है, तो उसका भी कुछ काम करना पड़ता है। तो हम लोग नर्स क्या क्या काम कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, फास्ट मेंटेन एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ABCD, वहीं हम लोग पाथवे फॉलो करेंगे। उसके बाद इमोबिलाइज द स्पाइन टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी, तो हम लोग स्पाइन में इंजरी प्रोटेक्ट करने के लिए स्पाइनल जो स्पाइन इमोलाइज करेंगे, हार्ट जो सर्विकल कॉलर होता है वही सर्विकल कॉलर लगाएंगे। उसके बाद मेंटेन वाइटल साइंस, पेशेंट का वाइटल साइंस चेक करेंगे, एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करेंगे रेगुलरली। वो पेशेंट को कुछ, पेशेंट कोमा में जा रहा है कि नहीं, ये सभी चेक करेंगे। उसके बाद प्रोवाइड मेडिसिन टाइम टू टाइम, पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद घर आने के बाद जो टाइम टू टाइम उसको मेडिसिन देना, जो मेडिसिन रहता है उसको टाइम टू टाइम देना। पेशेंट हॉस्पिटल में है तो जो डॉक्टर मेंशन करता है, जो प्रिस्क्राइब करता है, वही मेडिसिन टाइम टू टाइम देना, ये भी नर्स का काम होता है। उसके बाद एसेस इनपुट आउटपुट, पेशेंट कितना आईवी फ्लूइड, कितना राइल्स ट्यूब के दौरान कितना खाना जा रहा है और कितना आउटपुट हो रहा है, कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, वो सब कुछ मेजर करना भी एक नर्स का काम है। उसके बाद फिजियोथेरेपी एंड टू इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। तो जब पेशेंट का घर में आता है और 2-4 दिन हॉस्पिटल में हो जाता है, तब रिहेबिलिटिव केयर दिया जाता है, फिजियोथेरेपी किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी के द्वारा पेशेंट का थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, स्ट्रेंथ आ सकता है, थोड़ा वीकनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो यही करना भी नर्स का काम है। उसके बाद रीपोजिशन एवरी 2 आवर टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, तो जब पेशेंट एक ही पोजीशन पे 24 आवर लेटे रहता है, तब उसका बॉडी में जो प्रेशर एरिया है, जैसे हमारा सेक्रम पे, हमारा शोल्डर पे, वही एरिया पे स्किन के साथ बेड का फिक्सेशन होता है, और उधर ब्लड सप्लाई होने कम होने की वजह से प्रेशर अल्सर हो जाता है, जिसको बेड सोर बोला जाता है। तो ही बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट का तो पूरा बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, वो अपने आप से नहीं हिल पाता है, तो पेशेंट को हिलाना है, पोजीशन चेंज करना है, बैठाना है, खिलाना है, तो ये सब करना भी एक नर्स का काम होता है। उसके बाद परफॉर्म रेगुलर स्किन असेसमेंट एंड प्रोवाइड प्रेशर अल्सर केयर, प्रेशर एरिया केयर, मतलब वहीं पेशेंट को हर डे उसका वाइटल साइंस चेक करना, उसका रेगुलर स्किन का टोन ठीक है नहीं, स्किन में कुछ फंगल इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, चेक करना। उसके बाद जो जो प्रेशर अल्सर का जगह होता है, जो एरिया में हमारा बॉडी का ज़्यादा प्रेशर आता है, वहीं एरिया में कुछ प्रेशर नहीं हो रहा है, उधर कुछ घाव हो रहा है कि नहीं, प्रेशर अल्सर हो रहा है कि नहीं, ना होने के लिए भी कुछ मेजर, ना होने के लिए भी उसका पोजीशन, और ना होने के लिए उसका पोजीशन चेंज करना भी एक नर्स का काम होता है। उसके बाद मेंटेन ब्लाडर बाउल केयर, वहीं पेशेंट को कैथीटर को चेंज करना हर 15 डेज में। जब पेशेंट जब पेशेंट पैरालिसिस के टाइम पे कैथीटर पे रहता है, उस टाइम पे सिलिकॉन कैथीटर रहता है, 15 दिन तक, 1 मंथ तक पेशेंट को यूरिन कैथीटर रखता है। तो वहीं कैथीटर रेगुलरली, मतलब टाइमली उसको चेंज करना, और ट्यूब के अंदर कुछ यूरिन पास कुछ निकल रहा है कि नहीं, पेशेंट को फीवर आ रहा है कि नहीं,
यूरिनरी ट्रैक कुछ इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं चेक करना, उसके बाद यूरिनरी कैथीटर केयर देना, ये भी एक नर्स का काम होता है। उसके बाद प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन विद डीप ब्रीथिंग एंड कॉफिंग एक्सरसाइज। तो जो स्पायरोमेट्री के साथ डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज होता है, वही एक्सरसाइज पेशेंट को करवाना भी एक नर्स का काम है। तो जो पेशेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता है, उसका ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है और पेशेंट का रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तो इसीलिए पेशेंट को इंकरेज करना, ब्रीथिंग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराना भी एक नर्स का काम होता है। उसके बाद इंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। इसी टाइम पे पेशेंट चला फिरा नहीं करता है, मूवमेंट नहीं होने की वजह से उसका भूख नहीं रहता है, तो इसी टाइम पे डाइजेशन पावर भी कम हो जाता है, तो इसीलिए पेशेंट को भूख नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हमारा खाना खिलाना, पेशेंट को अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड देना, हाइड्रेशन रखना भी एक नर्स का काम होता है। उसके बाद प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर। यहीं जब पैराप्लेजिया हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है, उसके बाद से पूरा ज़िंदगी पेशेंट को बेड रिटर्न होकर बेड में ही रहना पड़ता है। तो इसीलिए पेशेंट बहुत साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में चला जाता है। तो उस टाइम पे उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना, कैसे प्रिवेंट कर सकते, कैसे ही लाइफ को और थोड़ा बेहतर कर सकते, उसका एडवाइस करना भी एक नर्स का काम होता है। उसके बाद एडुकेट द पेशेंट एंड केयर गिवर अबाउट होम केयर, रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, पेशेंट जब घर जाता है, उस टाइम पे जो केयर गिवर रहता है, जो पेशेंट का ख्याल रखता है, उसका रिलेटिव हो सकता है, दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है, नहीं तो कोई नर्स हो सकता है। तो उसका रिहेबिलिटेशन जो केयर होता है, घर में क्या क्या केयर देना है, ओरल केयर, फेस केयर, मेडिसिन टाइम टू टाइम देना, तो सभी के बारे में एडुकेट करना भी एक नर्स का काम होता है। तो ये होता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो यही पैराप्लेजिया में आपका कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं।